हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट जेईई मेंस 2025 फिजिक्स का पेपर जो हुआ था। इसके जो एस्पायरिंग एसएस की तरफ से जो आपको ये सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, उसमें आपको फंडामेंटल का एप्लीकेशन, शॉर्ट ट्रिक्स, इजी वे टू सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस और किस तरीके के स्टेप बाय स्टेप उसका बेसिक फंडामेंटल यूज करके सॉल्व किया जाएगा, आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और देखेंगे कि जो क्वेश्चन जेईई मेंस का भी है उसको कितनी आसानी के तरीके से सॉल्यूशन किए गए हैं। और अभी सभी क्वेश्चंस को देखो, हर सभी में बेसिक फंडामेंटल यूज किए जाएंगे। डायरेक्ट कोई भी नहीं है, सारे स्टेप सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। आप इस सोल्यूशन के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपना नोट्स भी बना सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की सेशन में आइए देखते हैं कि हमारे एस्पायरिंग एसेस की तरफ से जेईई मेंस 2025 का जो फिजिक्स का पेपर है उसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर है ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, पहला स्टेटमेंट आपके पास है, इन वर्नियर कैलिपर्स वन वर्नियर स्केल इज डिवीजन ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल। पहली बात यहाँ पर ये कही गई है। तो जो आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग है, आपने देखा होगा इन जनरली कि 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, ये कॉन्सेप्ट यूज है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन वन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि MSD इज ग्रेटर देन VSD। इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला वाला स्टेटमेंट वन। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, इन इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी स्टेटमेंट में जब ये कह रहे हैं कि वर्नियर कांस्टेंट, जो आपका वर्नियर कांस्टेंट है, इज गिवन बाय वन मेन स्केल, जो मेन स्केल में है, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वाले स्टेटमेंट इसके साथ करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होते। ठीक है ना, तो इस दोनों स्टेटमेंट पे जो गिवन है, इस बेसिस, इसकी कमेंट के बेसिस पर आपका स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और आपका सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट फॉल्स, ये वाली बात गलत है, क्योंकि पहला पॉसिबल हो चुका आपका कि पहला स्कैन आपका ठीक है बिल्कुल। दूसरे स्टेटमेंट में स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ये गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, फॉल्स पहले ही बोला इन्होंने, इसकी वजह से ये भी। तो आंसर इज बी। ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इन लाइन चार्ज लेंथ LA/2 दे रखा है यहाँ पर, escaped at the center of एज BC, BC के सेंटर पर यहाँ पर एक लेंथ रखा हुआ। ठीक है, एक लेंथ एज BC ऑफ क्यूब ABCDEFGH। ओके, हैविंग द एज लेंथ ऑफ A, मतलब पूरा लेंथ आपका A है, उसके A/2 लेंथ पर यहाँ पर रखा हुआ है, A/2 पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब इज। अब यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लेमडा इंटू सी की। ठीक है, लेमडा सी लाइन चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका जो फ्लक्स, जो फाई की वैल्यूज है, फाई की वैल्यूज, ये आपके क्या होते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट में जो क्यू की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डीएल लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डीएस सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो ये एक लाइन होता है, ये एक प्लेट है आपके पास, और ये आपके पास क्यूब है। ठीक है, और आपको पता है गासियन जो आपका फंक्शन है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक स्टेट्स है, उसमें ये चीज़ में आप सिमेट्रिक शेप है, यहाँ पर ये सिमेट्रिक शेप है, उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब बात ये है कि जो एज पर रखा हुआ आपने, इस एज पर, ठीक है, आपने इस तरीके से एक सिस्टम को एज पर रखा हुआ है। एज पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट्स आपके पास गिवन है, सिर्फ एक पार्ट ही उसके पास है, आउट ऑफ इस फोर्थ सेक्शन के बाद सिर्फ 1/4 पार्ट पर ही फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि जब गासियन सरफेस इनक्लोज करोगे आप तो सिर्फ एक ही फेस मिलेगा यहाँ पर बस।
यहाँ पर। तो इसका मतलब बेसिक फंडामेंटल क्या है, दिस इज इक्वल टू क्यू को मैं लिख रहा हूँ 1/4, क्योंकि 1 फेज का आपके पास जाएगा एज वहाँ पर 1, एंड इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 0 to a/2, क्योंकि लेंथ आपने a/2 ले रखा है, और आपके पास इस फार्मूला को यूज कर रहा हूँ dl, ये रिलेशन, ठीक है, अपान जो एप्सिलॉन नॉट है वो भी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। आप इसको बेसिक फंडामेंटल से सॉल्व कर सकते हो, 1/4 एंड dl, एंड यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, तो l के पावर कितना आ रहा है, a/2 0, ये लिमिट इनकी, और अपान पूरे के अपन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस रिलेशन को सॉल्व करता हूँ, इसी को फंडामेंटल है, अब ये एज पर रखा हुआ है, एक लाइन चार्ज डेंसिटी देके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे सकता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी दे सकता था। अब जो चार्ज डेंसिटी देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो इंटीग्रेशन वो चेंज होता चला जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है ये। इसको आप देखो 1/4 ये हो जाएगा a/2, यहाँ पे लिमिट करो a/2, तो लेमडा a अपान, ठीक है, या 4 है, ये 1/2 आएगा, तो कितना आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस पूरे ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल ये सोल्यूशंस है, बहुत केयरफुली आप कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ लेमडा दे रखा था इसलिए मैंने इसको यूज करा, और उन्होंने लिमिट a से a/2 दे रखा था क्योंकि सेंटर पर कर रखा उन्होंने, ठीक है। तो लेंथ जो दे रखा है वो a/2 का, एंड बेसिक फंडामेंटल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए, चाहे वो लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कोई भी हो, सबके लिए आप सेम फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया है, स्लाइडिंग कांस्टेंट ऑफ ए पोटेंशियल, ठीक है, स्लाइडिंग कांस्टेंट ऑफ ए पोटेंशियल मीटर इज इन द मिडिल की बात करा, इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग resistance Rp equal to 1 omega as shown in the figure, and external resistance Rc equal to 2 ohm दे रखा है, is connected via the sliding contact, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि स्लाइडिंग कांस्टेंट के साथ यहाँ पर ये कनेक्टेड है और ये मिडिल पे कनेक्ट है, और इनको क्या चाहिए, यूनिट्स देखो आप सब में एम्पियर दे रखा, इट मीन्स इनको करंट चाहिए, ठीक है। करंट चाहिए, तो आपने इस सर्किट के अंदर जब आपने बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि दिस सर्किट बिहेव लाइक दिस वन, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखी है यहाँ से, और यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस यहाँ पर हल्का सा अलग करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, और एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, इसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, ये आपका 0.5 हो गया और ये 0.5 ओम, क्योंकि ये 1 ओम है, जस्ट मीड में कनेक्टेड है और हाफली डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास 2 ओम, और यहाँ पर 0.9 वोल्ट। अब करंट निकालोगे आप यहाँ से, ये करंट यहाँ जाएगी, ये करंट यहाँ पर, ये, और फिर इसके बाद यहाँ, ठीक है। ये करंट का सीक्वेंस आपको मिल रहा है। इस करंट के सीक्वेंस में आप देखो, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करंट है तो V/R ही तो चाहिए, ठीक है। V इक्वल टू IR से आपको I चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, V/R निकालना पड़ेगा, यही ना, R निकालना पड़ेगा। और इस गिवन सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले आपके पास क्या है, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि डिवीजन ऑफ करंट हो रहा है, एंड उसके बाद सीरीज में आ जाएगा क्योंकि उसके साथ करंट का डिवीजन नहीं है। सीरीज और पैरेलल देखने का तरीका ये होता है कि जहां भी करंट का डिवीजन होगा वहां पैरेलल है, जहां पे करंट का डिवीजन नहीं है वहां पर सीरीज होगा, किसी भी नोड पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में करंट का डिवीजन हो। इट मीन्स जो आर इक्विवेलेंट है आपके पास, इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर आपके पैरेलल में रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, प्लस रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। आप चाहो तो आरपी लिख देते हैं ऐसे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो पैरेलल में दे रखा है यहाँ पर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0.5 इंटू 2/0.5 n+2 ये आएगा, n प्लस का सीरीज में आपके पास कितना है 0.5, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/2.5 n+0.5, ठीक है, 1/this and 0.5। अब इसके रेजिस्टेंस जो आपने इक्विवेलेंट निकाल रखी है, इसके सोल्यूशन के लिए ये कितना आ रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 0.4
n प्लस 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.9। अब आप देखो रेजिस्टेंस भी 0.9 है और आपका वी भी 0.9 है, ठीक है। तो आपकी करंट कितनी आ जाएगी, तो V इक्वल टू, ठीक है, I इंटू आर से I इक्वल टू V बाई आर, और दोनों ही 0.9 अपन 0.9 है, दिस इज इक्वल टू 1। ये है फंडामेंटल तरीके से क्वेश्चन के सोल्यूशन का तरीका। मिड पॉइंट की बात करी थी, रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, करंट को फ्लो करा, सीरीज और पैरेलल देखा, कॉम्बिनेशन बनाया और इसकी वैल्यूज निकाल दी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटली नोट करो, नोट्स की तरह बना सकते हो और एक एक पॉइंट को सोल्यूशन करते हुए जाओ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए assertion A and other is labeled as a region R. Assertion region में क्या दिया है, if young double slit experiment is performed in an optical denser medium than air, then the consecutive fringes come to closure. ठीक है, अब मीडियम की वैल्यूज क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं। दूसरा रीजन है द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम देन एयर while its frequency does not change. In the given light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. अब बात ये आती है कि आपके पास जो YD की बात कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, उसमें आप क्या कह सकते हो। तो आपके पास सिंपल जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जब आप कभी भी उसकी बात करते हो तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि बीटा इक्वल टू, ठीक है, बीटा इक्वल टू वॉट, ठीक है, बीटा इक्वल टू, या नॉर्मली आप डायरेक्ट लिख सकते हो लेमडा के फॉर्म में, जब आप वेवलेंथ लिख रहे थे वहां पर, तो लेमडा इक्वल टू बीटा डी बाई कैपिटल, यही है ना। इसके अकॉर्डिंगली हमें ये चाहिए कि जो फ्रिंज शिफ्ट है, जो फ्रिंज शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर इस बात बात को इस तरीके से देखता हूं कि म्यू इक्वल टू सी अपान वी, यही है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट, और यहां पर सी अपान इसको फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब ये कह रहे हैं कि मीडियम के साथ वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, ठीक है, और यहां पर ये कह रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस के अंदर जो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस है कम टू क्लोजर। तो जो बीटा की वैल्यूज है यहाँ पर, जो आपके पास बीटा की वैल्यूज है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपान डी, यही है ना। बीटा इस लेमडा के साथ जो फ्रिंज शिफ्ट है, फ्रिंज शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो फ्रिंज की फॉर्मेशंस है यहाँ पर, ठीक है, ये जो फ्रिंज शिफ्ट है आपके पास, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की वैल्यू बीटा, और ये क्लोजर आ रहे हैं और ये क्लोजर आ रहे हैं, तो ये वेवलेंथ के साथ है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने बढ़ाया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/this। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ घट जाएगी, और वेवलेंथ घटेगी तो इसके क्लोजर आ जाएगा, ठीक है, इसके क्लोजर आ जाएगा। तो ओवरऑल जो मीडियम की बात आ रही है, ये बात इसके साथ क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीडियम बढ़ाओगे आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू देखता हूँ, लेमडा इक्वल टू सी अपान एफ इंटू म्यू, ठीक है, इट मीन्स बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये रिलेशन यहाँ से कंक्लूड हो गया कि मीडियम का फ्रिंज शिफ्ट बीटा के ऊपर क्या रिलेशन है, यही चीज आपको देख। तो पहले ऑप्शंस में जो आपके पास दिख रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ये बात सही जा रही है कि कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ाओगे तो उसके बीच की शिफ्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात भी इसकी ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर भी देखो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मीडियम में जाके रिड्यूस, तो ऑप्शन ए वाज करेक्ट। दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव डिस्टेंसेस है, वो क्या कर रिड्यूस करेंगे, उसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ वही है, और फ्रिंज विड्थ का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ के साथ मीडियम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो शिफ्ट भी घटेगा। और इस रिलेशन से म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी से मीडियम के साथ स्पीड ऑफ लाइट विल बी रिड्यूस। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, टू spherical bodies of same material having the radii 0.2 meter and 0.8 meter are placed in the same atmosphere. In the same atmosphere, the temperature of the smaller body is 800 Kelvin and temperature of bigger body is 400 Kelvin. If the energy radiated from the smaller body is E, the energy radiated from the bigger body is what? बिगर बॉडी की पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्मॉलर बॉडी का अगर ई है तो बिगर बॉडी का सिचुएशन क्या होगा। तो आपके पास पता है कि जो रेडिएशन आप होती है प्रेशर पी इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, ए टी के पावर 4, ठीक है, पी इक्वल टू सिग्मा ए टी के पावर 4, वेयर ए इक्वल टू क्या होगा, ए यहाँ पर क्या है, सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी के पावर 4। अगर मैं इस रिलेशन से बात करूं तो P1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास, P इज प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर एंड T1 के पावर 4। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास P2 की बात करता हूं देन R2 का स्क्वायर एंड T2 के पावर 4। अब दोनों के बीच में रिलेशन देखना आपको, तो आप यहां से देख सकते हैं P2 अपान P1 इज इक्वल टू, ठीक है, R2 का स्क्वायर और इंटू T2 के पावर 4 अपान R1 का स्क्वायर इंटू T1 के पावर 4। ये तो जब ओवरऑल आप इसकी स्टडी करोगे, यहाँ पर जब इसकी मैं वैल्यूज रखता हूँ और इस वैल्यूज को ये कह रहे हैं कि ई एज्यूम कर लो, ये ई है, ई की इक्विवेलेंट, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से इस चीज को हटा देता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साथ में ई, ये रिलेशन, ठीक है। अभी इन सब की वैल्यूज पुट करना है, देखते क्या आता है यहाँ पर। R2 की वैल्यूज कितनी है, 0.8 का स्क्वायर और इंटू T2 की वैल्यू पुट करनी है, T2 की वैल्यू क्या, 400 के पावर 4 अपान, आप चाहो तो इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट रेशियो के फॉर्म में है दोनों तो नो प्रॉब्लम, यूनिट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी वैल्यूज आपके पास है R1 की, R1 की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर और इंटू आपके पास जो T1 की वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर, T1 की वैल्यू 800 केल्विन, 800 केल्विन के पावर 4। तो ये रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब इनको आप एक बार सॉल्व करके देखिए कि इनका रिजल्ट कितना आ रहा है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ इन जनरल, इन सबों को अलग अलग, ठीक है, इंटू ई, तो जो नंबर है वो नंबर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 64, ठीक है, और 64 इंटू 16 इंटू 16, देख रहे हो आप नंबर कैसा बन रहा है, 0.4 इसके लिए और इंटू उसके लिए 16,000 और इंटू 16,000, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है इसलिए कर रहा हूँ मैं। इसका आपके पास आ रहा है 0.04, ठीक है, और इंटू 64,000 और इंटू 64,000। दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए किया क्यों, ताकि आपको नंबर देखने में आसानी हो, ये सोल्यूशन करने के आसान तरीके। अदरवाइज आप इसको 4 टाइम्स भी कर सकते थे लेकिन नंबर ज़्यादा आएगा, टाइम सेविंग के लिए मैंने स्क्वायर स्क्वायर करके 2 अलग अलग पार्ट बना दिए। अब यहाँ से आप देखिए जो नंबर आपके पास ऑलरेडी दिख रहे हैं वो देखो आप यहाँ से, ये जीरो तो सभी आपके कैंसिल हो जाएंगे, सारी जीरो, ठीक है, और इनके जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर है और इसके साथ देखिए आप ये देख रहे हैं 64 के साथ और ये कैंसिल आउट 4 के साथ, तो नंबर क्या वही आ रहा है आपके पास, टोटल नंबर कितना आएगा 1। कैलकुलेशन के साथ टोटल नंबर इनका, इसको आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 की तरफ चला जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपका टोटल नंबर 1 आ रहा है। इट मीन्स जो आंसर आपके पास है वो ई आ जाएगा। अदरवाइज आप बेसिक सोल्यूशन करके यहाँ पर इसके पावर 4 को स्क्वायर करके निकाल सकते हो, पर पावर 4 करने में आपका टाइम ज़्यादा यूज होगा, उसको सेव करने के लिए मैंने इसको स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में अलग कर दिया और इस दोनों को अलग से डिवाइड करके कर दिया। तो जीरोज तो सारे आपके खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर सारे जीरोज आपके खत्म हो जाएंगे और ऊपर नीचे का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर सेम आ जाएगा। तो यहाँ से आप बड़े कैलकुलेशन से बच सकते हो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ई। ठीक है,
तो आसान सा क्वेश्चन है, आप ज्यादा इसके मल्टीप्लीकेशन फंसेंगे तभी आपका टाइम ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब आती है बात अलग अलग नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोल्यूशन की। यहां पर देखिए, यहां पर एक्चुअली क्या सोल्यूशन है इस कंडीशन में कि अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है, अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास 10⁻³ kg एंड टेम्परेचर माइनस का 10 सेंटीग्रेड इज ट्रांसफॉर्म टू वेपर ऑफ टेम्परेचर 110। ये एक रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये दे रखा है मास, ठीक है। तो मास की वैल्यूज आपके पास पहले से दे रखी है इन्होंने, मास की वैल्यू 10⁻⁻, का टेम्परेचर माइनस का 10 सेंटीग्रेड, एक वैल्यूज आपके पास यहाँ पर है। इस ट्रांसफॉर्म टू वेपर ऑफ टेम्परेचर 110, तो वेपर का टेम्परेचर 110 दे रखा है और आपके पास 3 केसेस आ गए, आपका एक -10 का, ठीक है, और एक आप केस आ गया प्लस का 110 का। अगर इसके बीच की बात करें तो एक 100 का आ जाएगा। बाय अप्लाइंग हीट द टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ required for this conversion is take specific heat of the ice, specific heat of the ice दे रखा है इन्होंने, specific heat of water दे रखा है इन्होंने, और specific heat of steam दे रखा है, ठीक है। latent heat of L के वैल्यू दे रखा है आइस के लिए दिस वन, एंड latent heat of, ठीक है, स्टीम के लिए दे रखा है। तो वैल्यूज ऑलमोस्ट सबको दे रखा है और 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल की बात करते हैं कि एक आपके पास आइस है, ठीक है, दूसरा आपके पास वाटर है, और तीसरा आपके पास क्या है, वाइपर या स्टीम बोल सकते हो। 3 डिफरेंट चीजें आपके पास हैं। अगर हम सेकेंड ऑर्डर फेज चेंज की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन चेंज की बात करते हैं, तो इस 2 चीज ऐसी जो फेज चेंज है जिसमें आपको लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट्स होती है। इन जनरल इक्वेशन क्या होता है, dp/dt इक्वल टू L/T एंड V2 माइनस का V1। तो यहाँ पर आइस से वाटर चेंज हो रहा है, इसका फेज चेंज हो रहा है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, और यहाँ से एक चेंज हो रहा है, वाइपर चेंज हो रहा है। पर लेटेंट हीट की जो चेंजिंग है वो सिर्फ इस 2 के केस में रिक्वायरमेंट्स होती है, इसमें केसेस में नहीं भी चलती, ठीक है। तो इन जनरल इस फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट्स इसलिए है क्योंकि आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2 लेटेंट हीट के वर्क डन होगा वहां पर, और 3 आपके ये फेज चेंज वाले होंगे। तो टोटल कितने निकालने पड़ेंगे, 5। इस मीन्स टोटल जो वर्क डन आपके पास आएंगे Q इक्वल टू डेल्टा Q1 पहले के लिए, प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 एंड प्लस डेल्टा Q4 प्लस डेल्टा Q5। ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 5, ये आपको अलग अलग से 5 चीजों को निकालनी पड़ेगी, और टेम्परेचर 3 ही आपके पास। और बेसिक फंडामेंटल की अगर बात करता हूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dq इक्वल टू TdS, एक रिलेशन ही आपके पास है। दूसरा रिलेशन आपके पास क्या है, Cv इक्वल टू dq/dt, ये भी लिख सकते हो। तो यहां से जो dq की वैल्यू क्या है, वो Cv इंटू dt। अगर मोल की बात करें तो mCv इंटू dt, ये रिलेशन आप यहाँ यूज कर सकते हो इस केस में। और दूसरी केसेस में जो लेटेंट हीट की बात करती है वहां पर भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, L/T के फॉर्म से, dq इक्वल टू L/T, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल रिलेशन यही यूज करना है। आपके पास ये टेम्परेचर है, सारा कंटेंट वैल्यूज आपके पास दे रखी है, आपको ये 5 कंटेंट निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इन बेसिक फंडामेंटल के साथ ही अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो आपके पास जो रिजल्ट है उसमें देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप निकालिए डेल्टा Q1, ठीक है, डेल्टा Q1 सबसे पहले निकालते हैं। Q1 के लिए आप ऐसा करते हैं कि mCv ऑफ स्टीम के लिए निकाल लो, ठीक है, स्टीम के लिए, या आइस के लिए निकाल लो, आइस इंटू डेल्टा T, ये निकालो। मास दे रखा है आपके पास 10⁻³ और इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दे रखा है 2100, और मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर का चेंज निकालोगे यहाँ पर तो जो माइनस है उसकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो आप यहाँ लिखोगे 10 सेंटीग्रेड, एंड दिस इज इक्वल टू 21 जूल। इस पूरे को मल्टीप्लाई 10 है, 2 नंबर है, तो आप निकालोगे, ये 3 पावर है तो पॉइंट कर देगा यहाँ पर, और इसका 10 से मल्टीप्लाई करो तो 21 जूल, सीधे सीधे आंसर। ऐसा ही आपके पास डेल्टा Q2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटेंट हीट चाहिए आपको आइस के लिए, जब आइस को स्टार्ट किया तो आइस से ही शुरू करो। दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यूज है
10⁻⁻3, ठीक है, और इंटू 3.35, ठीक है, और इंटू 10⁵ और इंटू, ठीक है, और दो ही टर्म है, एक मास ले लो, एक इसमें ये लेटेंट हीट। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, बस आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 335 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना चाहिए वाटर का डेल्टा Q3, ठीक है, डेल्टा Q3 m ऑफ Cb, ठीक है, ऑफ वाटर के लिए निकालो और इंटू डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻³ ये तो वही वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए कितना दे रखा है 4180, और इंटू टेम्परेचर कितना जाएगा 100, मैंने बोला था आपको ये 100 वाला टेम्परेचर दूसरा केस है, एंड दिस इज इक्वल टू 418 है, नंबर से कोई और मल्टीप्लीकेशन का है नहीं, सीधे सीधे नंबर आ रहे हैं, तो ये आ गया 418 जूल। ठीक है, अब आपको चाहिए डेल्टा Q4, लेटेंट हीट तो निकालना पड़ेगा, मास ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻³ और इंटू 2.25 और इंटू 10⁻⁶, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 22 और 50, ये रिजल्ट है, सीधे मल्टीप्लीकेशन करना और कुछ नहीं है, 0 निकालना है यहाँ से और इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा। अब आता है डेल्टा Q5, यहाँ पे क्या आएगा mCv ऑफ स्टीम के लिए और डेल्टा T, मैंने सबके नाम के साथ लिखा है, वाटर का अलग है, आइस का अलग है, स्टीम का अलग है, तो यहाँ पर आपका 10⁻³ और इंटू 920 और इंटू 1110, आपका लास्ट का टेम्परेचर क्या है 1110, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 19.2 जूल। अब बिल्कुल इसकी काउंटिंग का रीजन आपको पता चल गया और उसके तरीके प्रोसीजर निकल गए, मैंने फेज के हिसाब से बात करी तो पूरा रिजल्ट भी निकाला, फंडामेंटल जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की वो उसके साथ इक्वेशन भी आपको दे दिया मैंने, तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हो जो कि आपके बहुत यूजफुल होगा। अब सिक्वेंशली आप इसी को टोटल ऐड कर लो तो आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगी डेल्टा क्यू की, जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं टोटल इस सब के सम करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसकी वैल्यूज, इन सब को सम कर रहा हूँ मैं, टोटल को सम किया तो 3043 जूल। 0.2 है तो 0.2 का ऑप्शन नहीं, तो पॉइंट वाले नंबर छोड़ दिया मैंने, 3043 का ऑप्शन आ रहा है और वो ऑप्शन आपके पास बी है। ठीक है, और बिल्कुल फंडामेंटल है, फंडामेंटल भी नोट करिए, कैलकुलेशंस भी नोट करिए एक एक के, और एक ही आंसर में कर दीजिए। आप चाहो तो ऐसे से इस टाइप के क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप ऐसे ही सॉल्व करिए और नीचे जाके आप डिवाइड करके यहीं पर ऐड कर दिया करिए आप टोटल। तो दो आपके आइस की, दो वाटर्स के लिए, एक स्टीम का आ गया, क्योंकि इसमें फेज चेंज हो रहा है इसलिए लेटेंट हीट यूज कर रहे हैं, जिसमें फेज चेंज नहीं होता उसमें लेटेंट हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये एक अच्छा सा सोल्यूशन है और बाय कॉन्सेप्ट है, बाय रीजन के साथ है, जो टेम्परेचर गिवन थे मैंने वहीं से यूज करा है और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेके आए। क्लियर, और इन सब में आप देख रहे होंगे कि सब में टेम्परेचर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करा गया है, रीजन इज दैट है कि जब आप चेंज निकालते हो इसके लिए चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जो नेगेटिव है क्वांटिटी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, सो दैट हम लोग एक और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, उन सबको यूज करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज द ऑर्बिटल रेडियाई 5.3 into 10 to the power minus का 11 मीटर, while that for the electron in the third excited state की बात कर रहे हैं, third excited state is 8.4 this 1 meter. The ratio of the de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state. अब इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि वेवलेंथ देखना है इनको, रेशियो वेवलेंथ का इन द फंक्शन ऑफ ऑर्डर कह रही है, ऑर्बिटल आर के फंक्शन और एन के साथ देखने की कोशिश। बहुत बेसिक चीज पकड़ के बात कर रहा हूँ, दिए गए वेरिएबल्स में आर दे रखा है उन्होंने और एन की वैल्यूज दे रखी है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑर्बिटल के साथ बात कर रहे हैं और रेडियस के साथ। तो आप इन जनरल जानते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, एम वी, ठीक है, एम बी आर इक्वल टू व्हाट एन एच अपॉन 2 पाई। अब इस पूरे फंक्शन में देखिए कि आर और एन तो दिख गया लेकिन यहाँ वेवलेंथ नहीं है, तो वेवलेंथ के लिए क्या करोगे आप, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, और
इसको आप कह सकते हो mv h अपॉन लेमडा, ये वैल्यूज। तो इस वैल्यूज को आप यहाँ से रिप्लेस करोगे, इस वैल्यूज को इसके साथ रिप्लेस करोगे। बिल्कुल शानदार नोट्स बनाने की जरूरत है आपको। तो आप यहाँ पे कह सकते हो h अपॉन लेमडा इंटू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए आर और एन दोनों दिख रहा है आपको, यहाँ से आप निकाल सकते हो। इट मीन्स लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहाँ इसको प्रोपोर्शनल करोगे आप तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये जो होगा आर बाई एन। ये आ गया हमारा इसके साथ रिलेशन। अब इसको कह सकते हो आप कि लेमडा क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के साथ दे रखे हैं, तो ग्राउंड स्टेट के साथ कंपेरिजन करना है। इट मीन्स एन की वैल्यूज 1 के लिए, और किससे कंपेरिजन करना है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वन, और यहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, मतलब एन की वैल्यू 4 के लिए, इस दोनों के साथ कंपेरिजन करना है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर लेमडा 1 अपॉन लेमडा, अगर मैं 4 एन की वैल्यू 4 की बात करूँ तो 4 के साथ जा सकते हो। तो इस केस में जो लेमडा 1 की वैल्यू है वो क्या होगी, R1 N4 अपॉन R2 एन R1 R4 N1, ये रिजल्ट आप, क्योंकि ये दोनों वेवलेंथ के साथ क्या है, R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? दोनों चीजें दिख रही है आपको। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 5.3, ठीक है, और इंटू 10 टू पावर माइनस का 11 और इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 8.48 और इंटू 10 टू पावर माइनस का 10। एक 10 है और दूसरा 11, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका रिजल्ट आएगा 4। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास इसमें 4 का। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है कि क्यों हमने इसको इसको यूज किया, क्यों हम इनके साथ रिलेशन निकाल रहे हैं। बिल्कुल एक एक बात आपके साथ क्लियरली डिस्कस कर रहा हूं मैं कि एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन था। हमको लेमडा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका इसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट के साथ जो रेडियस पे इफेक्ट आ रहा है उन दोनों पे रिलेशन इनको चाहिए। इस दोनों टर्म में क्वेश्चन से यही कंक्लूड होकर आया, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है बात इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि वो कह रहे हैं इन द डायग्राम गिवन बिलो, सारी कहानी इसी डायग्राम में छुपा हुआ है। देयर आर 3 lenses formed considering negligible thickness of each of them as compared to R1 and R2. That is, the radii of curvature for the upper and lower surfaces of the glasses lens have the power of combination each. ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपके पास देखो, सबसे पहले अगर मैं वाटर की कंपेरिजन में बात करता हूँ, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि पहली कंडीशन जो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है वो एक सरफेस इस तरीके का और दूसरा सरफेस, ठीक है, P1 की कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये P1 पहला पावर। इस पावर में जो वाटर की सिचुएशन है, जो कंडीशन गिवन आपके पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वन है। तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, P इक्वल टू ठीक है, या P1 इक्वल टू म्यू माइनस का 1 और इंटू 1/R1, ठीक है, 1/R2 माइनस का 1/R, ये हो जाए। और इसमें ये पॉइंट्स आपके पास जो गिवन है ऊपर वाला सरफेस, ये आपका R2 रहेगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट चली जाएगी। ये वाले सेक्शन आपके पास क्या होगा, R1 इक्वल टू R1 ही रहेगा। ठीक है, पहले लेंसेज के लिए। तो आपके पास वाटर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितना है, 4/3 माइनस का 1 और 1/इंफिनिटी और -1 का R। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रखा है तो हम इन सबको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/mod ऑफ, ठीक है, 1/3 1/R1। पहले की कंडीशन में ये चीज आ सकती है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल की हम बात करते हैं। P1 की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया कि भाई P1 की वैल्यू हमारे पास,
और चाहिए क्या, हमें पावर कॉम्बिनेशन चाहिए, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं पावर कॉम्बिनेशन के लिए। तो पावर कॉम्बिनेशन जो P है उसमें कितने आएंगे, P1 प्लस P2 एंड प्लस, तीनों डिफरेंट केसेस के साथ P1 P2 P3 को आपको निकालना है। अगर मैं अब इस लेंस की बात करता हूं, इस वाले की, ये कुछ इस तरीके का, इस तरीके का मैं P2 को डिस्कस कर रहा हूं, P2 को, जहां पर वैल्यूज आपकी ये दे, ठीक है। तो P2 के केसेस में जो आपके पास गिवन कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, ये R1 है और ये R2 है। तो यहाँ पर सिंपली आपका जो P2 होगा, म्यू माइनस का 1, तो 3/2 माइनस का 1, एंड यहाँ पर जो ऊपर वाली जो कंडीशंस गिवन है आपके लिए, यहाँ पर इस कंडीशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, ऊपर R1 हो जाएगा, अब नीचे R2 नीचे आएगा। तो इस केस में ये R1 ऊपर एज्यूम कर सकते हो, और इस केस में ये R2। तो जो आपका गिवन फार्मूला है, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आप कह सकते हो यहाँ पर माइनस का R1 का मॉड माइनस का 1 माइनस का R2 का मॉड, ठीक है। और जो पहली कंडीशन में जो ये प्लस हुआ है, इस प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ भी माइनस है, क्योंकि ये जो लेंसेज आपने यूज करा है, इसको माइनस का R1 यूज कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का शेप। तो जो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे इसकी आ रही है P2 की, वो कितनी आ रही है, 1/2 ऑफ, ठीक है, माइनस साइन के साथ 1/R1 माइनस का 1/R2। मॉड मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मॉड अपने आप ले लेना, इसमें मॉड एज्यूम करके चलना। अब दो केसेस हो गए आपके पास, P1 और P2 हो गया। अब बात आती है P3 की। P3, P3 की केसेस जो आपके पास आए हुए हैं P3 में, यहाँ पर P3 की वैल्यूज क्या है, P3 का केस कैसा होगा, एक आपके पास होगा ये वाला सरफेस, और अब आप नीचे वाला ये सरफेस आ गया, और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे रखा है, 4/3। पहले वाले के लिए P1 के लिए मैंने इसको यूज किया है, P2 के लिए इसको यूज किया, P3 के लिए इसको, बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूँ एक एक चीज को लेके। अब आपके लिए ये जो सिचुएशन है वो R2 को चला जाएगा, ठीक है, और ये सिचुएशन आपका इन्फिनिटिव चला जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो जो P3 की वैल्यू आपके पास आ रही है, P3 की वैल्यूज क्या आ जाएगी यहाँ पर, 4/3 माइनस का 1, ठीक है, एंड ब्रैकेट्स ऑफ, यहाँ पर जो रिजल्ट्स गिवन है आपके पास P3 की, उस P3 के लिए क्या आएगा, माइनस का 1/R2 का मॉड एंड माइनस का 1/इंफिनिटी, ठीक है, और ये 1/3 आ जाएगा, इट मीन्स 1/3, ठीक है, 1/3, ये माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन भी पहले आ जाएगा इस पे, माइनस का 1/R2 का, ठीक है। तो आपको P1 मिल गया, आपको P2 मिल गया, आपको चाहिए क्या, P1 प्लस P2 P3। अब इस तीनों को आपको ऐड करना होगा, तो आप करोगे ऐड, P इक्वल टू P1 की वैल्यूज क्या है, 1/3 ऑफ 1/R1 का मॉड, ठीक है, और P2 की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट्स में 1/R1 का मॉड, R1 का मॉड माइनस 1/R2 का, ठीक है। एंड थर्ड केस मिल गया, माइनस का 1/3 ऑफ माइनस का 1/R2 का, ठीक है, ये माइनस ही पहले आ जाएगा, प्लस के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। बस यही आपका सीरीज है। इस सीरीज को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, माइनस का 1/6 ऑफ 1/R1 माइनस 1, ये रिजल्ट, ठीक है, माइनस साइन के साथ 1/6 मॉड ऑफ 1/R1 माइनस का मॉड ऑफ 1/R2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल यही है, तीनों कंडीशन ऐसे लेना है, P1 P2 P3 लेना है, इनको सिंप्लीफाई करना है एंड सोल्यूशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा P, माइनस का 1/6 1/R1 माइनस का 1/R2। बस इतनी सी बेसिक फंडामेंटल है, इसका बहुत अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और फंडामेंटल को लेके आप चलिए, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के साथ ही आप फंडामेंटल को लेके चलेंगे तो कोई गलती यहाँ पर नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी फंडामेंटल बेस्ड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। An electron is made to enter symmetrically between the two plates. लीजिए भाई, ये टू प्लेट्स लीजिए सिमेट्रिकली टू प्लेट्स। जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप चलो, कोई अपनी तरफ से एडिशन करने की जरूरत नहीं है। टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिट चार्जेस मेटल प्लेट्स, मीन्स आपके पास एक होगा पॉजिटिव का या एक होगा नेगेटिव का, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके के प्लेट्स, अपोजिट चार्जेस, ठीक है, 4 इधर 4 चार्ज, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, मीन्स इसका जो लेंथ है आपके पास वो कितना, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर, ये लेंथ दोनों की अलग अलग 0.1 की लेंथ है। द इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट ऑफ द फील्ड रीजन विथ ए हॉरिजेंटल component of velocity, this one 10 to the power 6 meter per second, if the magnitude of the electric and between plates is 9.1, ठीक है, volt per centimeter cube, then the vertical component of the velocity of electron is vertical component, it means आपके दो कंपोनेंट्स है, एक है हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल, ये आपके पास है Vx और ये Vy। तो जब आपको कोई इसमें से जब किसी पार्टिकल्स को आप इस तरीके से करते हो तो वो ऐसे नहीं जाता, फील्ड के अंदर है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, और इस कंडीशन के अंदर जो इसके जो कंपोनेंट होंगे इस पर या इस और इस पॉइंट्स पर, वह हो गई आपका Vx और इस कंपोनेंट पे होगा Vy। ये तो निकालना है। इस एक्सपेरिमेंट को याद करो, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इस कंडीशन में आप यूज करते हो फोर्स F इक्वल टू क्यू ई और इक्वल टू एम के साथ एक रिलेशन। इनिशियली अगर आप यहाँ पे जूम करें तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ले सकते हो आप यहाँ पर। अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूँ, इस पार्टिकल की एक्सेलेरेशन की बात करता हूँ, इस पॉइंट्स पर एक्सेलेरेशन की बात, तो एक्सेलेरेशन के लिए क्या आ जाएगा, a इक्वल टू ई बाई एक्सेलेरेशन। ये हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वी वाई एक्सिस इक्वल टू यू वाई एन प्लस ए इंटू टी, ये आएगा। लेंथ इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का एल दे रखा है और इसकी जो वेलोसिटी है वी एक्स दे रखा है, ये दो चीज़ें इन्होंने दे रखी है। तो क्या हम इससे टाइम निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू एल अपॉन वी एक्स, ये टाइम निकल जाएगा। कितना टाइम ले गया वहाँ से, आपस टाइम मिल गया। अब इस कंपोनेंट में इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, तो जीरो कंडीशन आ जाएगी, तो 0 प्लस ए की वैल्यू यहाँ आपको रखना है ई बाई एम और इंटू टी की वैल्यू रखना है यहाँ पर एल अपन वी एक्स। ये वाली चीज भी डायमेंशनली आप चेक कर लेना एक बार, क्योंकि जब आप वी लिखते हो तो क्या होता है एक्स अपन टी और एल अपन टी ऐसे लिख सकते हो, देन टी इक्वल टू एल अपन वी, ठीक है। इस डायमेंशनली कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। अब ओवरऑल सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करना है, मोस्ट ऑफ देम कैलकुलेशंस हो गए आपके, वी वाई ही चाहिए था आपको यहाँ पर। चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31, और इंटू ई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है यहाँ पर 9.1, ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, और इंटू लेंथ आपके पास दे रखा है, लेंथ भी यहाँ पे दे रखा है 0.1 अपान, ठीक है, 0.1 अपान वी एक्स की वैल्यू दे रखा है इन्होंने इसमें 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इन सभी वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करो, अरेंज करो, तो आपका रिजल्ट आ रहा है वी वाई की वैल्यूज इक्वल टू वी वाई के, इसको आप अरेंज करो, ये पावर को अरेंज करना है, 9.1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 की पावर 7 चला जाएगा, ये 1.6 आ रहा है। तो सीधे सीधे आप वैल्यूज है, देखो कुछ कैलकुलेशन वाली दिक्कत नहीं है, 9.1 से 9.1 कैंसिल, ठीक है, और ये पावर पर चला जाएगा 10 की पावर 7, और इससे इसको माइनस करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ रहा है 16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर सीधा सीधा आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स आपके साथ है, इसी को आपको सॉल्व करना है और आसानी से इसके आंसर ले आने। तो 16 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सभी जो सोल्यूशंस हैं बाय कॉन्सेप्ट है, बाय लॉजिक्स हैं और विथ फार्मूले के साथ हैं।
तो आप इस तरीके के इसके सोल्यूशन को आप कर सकते हो। ओके, एंड हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following resistivity rho versus temperature T curves is most suitable to used in, ठीक है, वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर। ठीक है, तो इन जनरल जो रजिस्टर की बात करते हो तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और जब आप इसकी रजिस्टिविटी की बात करते हो यहाँ पर रजिस्टिविटी इक्वल टू R, ठीक है, ए बाई, चाहे दो भी रिलेशन है। तो रजिस्टिविटी के साथ ए जो टेम्परेचर है वो 0 है, किसके लिए है आपके पास, वायर बाउंड के लिए। वायर बाउंड सिस्टम में ये क्या होंगे, रो पास 0 में। तो ये तो कुछ चेंज हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं, डिक्रीज कर रहा है, तो सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है। ये भी आपका कुछ नेगेटिव हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही टेम्परेचर बचा आपके पास जो कांस्टेंट शो कर रहा है, वो ये चीज़ है। एक छोटी सी उसकी इम्प्योरिटीज होगी, ठीक है, रो नॉट की, और उसके बाद ये जो कंडीशन यहाँ से चेंज हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन का है। तो कांस्टेंट वैल्यूज इसी के साथ चेंज, ठीक है, इस वेरिएबल्स के साथ, इस क्वांटिटी के साथ ये चेंज होंगे, बट ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर का ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिहेवियर ये शो करता है। तो ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट, ठीक है। एंड सो दैट एक और क्वेश्चन आपके साथ है यहाँ पर, जो कि बहुत बेसिक है, फंडामेंटल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई दम नहीं है। ए क्लोज ऑर्गन एंड एन ओपन ऑर्गन, दो ऑर्गन्स हैं, एक है क्लोज ऑर्गन और एक है आपके पास ओपन ऑर्गन, टू फिल्ड बाय द टू डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, भाई बी से, ठीक है, बट डिफरेंट डेंसिटीज रो 1 एंड रो 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ, अब नाइन्थ वाले की बात कर रहे हैं, हार्मोन ऑफ द क्लोज ट्यूब इज आइडेंटिकल विथ फोर्थ हार्मोनिक ऑफ दिस। तो नाइन्थ और फोर्थ से दो एन की वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ओपन ट्यूब के लिए बात कर रहे हैं। इफ लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब इज 10, ओके, सेंटीमीटर, एंड द डेंसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द गैसेज इज दिस वन, गैस का रेशियो क्या दिया, ये दिया रखा, देन लेंथ ऑफ द ओपन, इस वाले की लेंथ चाहिए ओपन के लिए, ठीक है। तो एल ओ चाहिए और एल सी गिवन है यहाँ पर, ठीक है। बल्क मॉडुलस दे रखा है और ओपन और क्लोज दो सिस्टम दे रखा है ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले आपके पास रिलेशन जो आएगी यहाँ पर वो आता वी इक्वल टू रूट में बी अपान रो, बल्क मॉडुलस वेलोसिटी के साथ इसका एक रिलेशन। अब दो बातें, एक आपके पास है नाइन्थ का है और वो एक क्लोज है और ओपन ऑर्गन्स है, ठीक है। इस दोनों सिस्टम के साथ आप देखते हो तो आपका जो क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप, इसके लिए नाइन्थ का पूछ रहे हैं, नाइन्थ ऑफ V1 अपान 4 ऑफ L1 इसके लिए लिखा जाएगा। और ऐसे ही जब ओपन के लिए बात कर रहे हैं तो ओपन पाइप के लिए, उसके लिए क्या कह रहे हैं, फोर्थ वाले के कंडीशन में कह रहे हैं तो अपान 2 से उसको कैंसिल आउट कर दो, तो 2V2 अपान L2 ही आ जाए। कंडीशन ये है कि ये दोनों ही आपस में सेम है, तो आप यहाँ से कह सकते हो 9/4 L1, और V1 की वैल्यूज कितनी आएगी वहाँ पे, बल्क मॉडुलस B अपान रो 1, एंड दिस इज इक्वल टू, दूसरा आपके पास है 2/L2 और इसके रूट में क्या आएगा, B अपान रो 2, ठीक है। ये बैलेंस करना है। अब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आ गया। अब आपको L1/L2 करना है, तो आप L2 चाहिए आपको, तो L2/L1, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, L2/L1 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा यहाँ पर H/9, ठीक है, और रूट में आपके पास कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, 8/9, ठीक है। अब आपके पास जो डेंसिटी गिवन है ये इस साइड है वो साइड है, तो रो 1/रो 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में ये कह रहे हैं 16 है, ये 16 है, तो रो 2 की वैल्यू 16 है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 8/9 और इंटू 1/4, और ये से कट गया 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। सो दैट L2 चाहिए, तो L2 इज इक्वल टू 2/9 और इंटू L1, एंड दिस इज इक्वल टू 2/9, और L1 की वैल्यू कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखा वहाँ पर 10, एंड दिस इज इक्वल टू 20/9 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका आ गया 20/9 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। तो बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल्स है, और इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते ही, दिस वन बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है, और ये बार बार रिपीट होके आता है, सारे एग्जामों में आ चुका है,
इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से नहीं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करूंगा और एक ही लाइन में खत्म करूंगा आंसर। आपको सिर्फ एक चीज देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक सिंगल चीज, कि जो आपके पास ये पार्ट्स हैं, ये जो डिवाइड किया है, इसकी रेडियस कितनी है? ये r/2 है, एंड दिस इज कंपैरिजन टू r/n के साथ करिए तो n की वैल्यू आपके पास 2, बस खत्म। I इक्वल टू I0। फंडामेंटल का सोल्यूशन भी करता हूं मैं, फंडामेंटल भी करूंगा, लेकिन इतने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल की जरूरत है ही नहीं, आपको जस्ट कंपैरिजन करना है r/2 से, n की वैल्यू 2 आ गई तो I0, ठीक है, 1 - 1/n के पावर 4, ठीक है, एंड ब्रैकेट्स ऑफ 1 + 2 n-1 का स्क्वायर, और ठीक है, बस आपको इतना ही इसको सॉल्व करना है, खत्म। और कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ m/2, ठीक है, और 1 - 1 का 16, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2, यहाँ पे है 2 - 1 का 1, और यहाँ 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है, एंड सॉल्व करिए, इसको कितना आएगा? 3/16, 16 दिस वन, ये 13 हो जाएगा, 13/16 नीचे तो 32 mr का स्क्वायर। ये है भैया हमारा शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट। रिमेनिंग पार्ट्स की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है यहाँ पर, उसके लिए बहुत सिंपल है, आपका 13/32 mr स्क्वायर, 13/32 mr स्क्वायर, डी ऑप्शन। अगर आपके पास प्रैक्टिस हो, मैंने तो ये पूरा इक्वेशन लिख दिया, अगर आपको प्रैक्टिस हो इस इक्वेशन याद करने की, तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम, मीन्स आप 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो नॉर्मली बच्चे 2 से 3 मिनट लगाते हैं जेई मेंस में लिए। और ये क्वेश्चन यही नहीं, जेई मेंस, एडवांस, नीट, जेई, एवरीवेयर जहाँ भी आता है, उसका ये टफेस्ट क्वेश्चन है। और उसका सोल्यूशन हमारे स्पायरिंग एसेस के थ्रू अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज करके करते हो तो 30 सेकेंड, 3 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकेंड में कर सकते हो। इससे आसान और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और एक बार में सिर्फ इतना ही पता करना है कि जो भी आपके पास जो पीस कट करके निकाला आपने, उसकी कितनी रेडियस है, बस। और उसके जो नीचे के वैल्यूज है, यहीं से आपको कंपैरिजन करके n की वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद सीधा इसका सोल्यूशन कर देना। वन ऑफ द इजीएस्ट और सबसे शॉर्ट ट्रिक फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का, जो कि सभी एग्जाम में फिक्स है, पेपर में रहता ही है। अगर आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक है तो आप बिना किसी हिचक के आपको अपने ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है आपका, ठीक है, डिस्क के केसेस में लगाओ और आंसर पाओ। और अगर आप मोर एंड मोर शॉर्ट ट्रिक्स और डिटेल्स चाहते हैं इसका, तो स्पायरिंग एसेस को ज्वाइन करो प्रशांत बिहार में, और आप इसको देखो कि यही नहीं, डिस्क ही नहीं, रिंग के लिए, स्फेयर के लिए, सॉलिड के लिए, कोन के लिए, फॉर ऑल द सिस्टम के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, वो आप यहाँ पर रिसीव कर सीख सकते हो। बेसिकली क्लासेस के अंदर प्रॉपर तरीके से इसको फंडामेंटली सॉल्व करना ही सिखाया जाता है, बट जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज के लिए आते हो, तो वहां पर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक के रास्ते भी देते हैं, जहां से आप सीधे सीधे उसका आंसर भी पता करो। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट निकालना आसान हो जाता है, जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है या जिनके शॉर्ट ट्रिक बहुत स्ट्रांग है, दोनों ही बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, अब आप सोचोगे कि इतने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन अगर मैंने इतने आसानी से कर दिए, तो बाकी क्वेश्चंस को करने में, जेई को क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है? कहीं भी नहीं आएगी। अगर आपने ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के जो मुश्किल क्वेश्चन है उन्हीं को आप इतने आसानी से सॉल्व कर दे रहे हो, तो जेई मेंस तो बिल्कुल हलवा हो गया आपके लिए। और यही काम हमारा काम है कि आपको किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, जेई मेंस का कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, तो उसको आप अगर शॉर्ट ट्रिक के साथ यूज करते हो, कॉन्सेप्ट के साथ यूज करते हो, तो आपको डाउट ही नहीं होता रिजल्ट्स का। जितने सफाई के साथ, जितने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, इतना आसान लगेगा आपको ये पूरा ही पेपर सॉल्व करने में, कि आप कभी भी एग्जाम में अपियर हुई है, अगर आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर है, तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि आपका रिजल्ट नहीं होना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे प्रिपरेशन भी हमारे पास बहुत ही कम टाइम में तैयार करवाया जाता है। सभी टीचर्स के इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो सब लोग जिस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, वो उनका अपना डेवलप शॉर्ट ट्रिक्स। ना, एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस को देख के डरने की जरूरत नहीं है कि ये जेई मेंस है, जेई एडवांस है, ये सबको एक्सेप्टेबल है कि जेई मेंस एडवांस इंडिया का क्या, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में इसका नाम आता है। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, कहीं भी आपको फील हो रहा है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग की जरूरत है? नहीं। जहां आपको प्रॉब्लम होती है वहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहां फंडामेंटल सॉल्व कर सकते हैं, वहां बेसिक से आप सॉल्व करिए, और वो ऐसा ही निकल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन आपके पास दे रहे हैं।
ए स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रेडियस 2r, r की वैल्यू 2r दे रखा है, फ्रॉम द सेंटर o, इस पॉइंट से 2r पे दे रखा है, ऑफ ए बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मास m एंड रेडियस r, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एफ जी की बात कर रहे हैं, ऑन m ड्यू टू, इस पॉइंट्स पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर, ठीक है, f spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere, big sphere से इस पार्ट को रिमूव कर दिया as shown in the figure, and the gravitational force on the due to the remaining part of m found to be f2, then value of f2 upon f1 is 4। बहुत बेसिक चीज है, जब तक आप बेसिक चीज को पकड़ कर रखेंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। इन जनरल जो फोर्स डिफाइंड है वो F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, यही है ना, ये आपका फंडामेंटल। लेकिन क्वेश्चंस में उन्होंने कहा आर नहीं है, हमारा 2 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि जो F1 फोर्स है इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2r का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 4r का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बना गया। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। अब उन्होंने इस वाले पार्ट्स में से उन्होंने एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया, निकाल दो भाई, कोई बात नहीं, मास निकाल दो। निकालने पर इनके बिहेवियर में क्या फर्क आएगा वो हम लोग देखेंगे। r/3 करा इन्होंने, ठीक है, r/3 कर दिया इन्होंने, तो इस केसेस में जो रिमूविंग पार्ट है इसका, वो फोर्स कितना आएगा, F2 इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर, ये तो है हमारे पास, एंड माइनस का जी मास आपके पास है m अपॉन 27 पार्ट ऑफ m अपॉन 4/3 r का स्क्वायर, ठीक है, 4/3 पार्ट ऑफ द r स्क्वायर वहां से बचा, इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने F2 को सॉल्व किया, इस पूरे अरेंज करो इसको और इसको ओपन करना है 4r स्क्वायर के साथ, तो आपका आएगा 11/48, ठीक है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। तो ये F2 की वैल्यू आपके पास आ गई। पेपर में आपसे पूछा जा रहा है F1/F2 की वैल्यू क्या होगी, तो F1 की वैल्यू आपके पास क्या है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r का स्क्वायर अपॉन, दूसरा नीचे आपके पास है 11/48 जी m अपॉन r का स्क्वायर। तो इस पार्ट्स में आप देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई, ये चीज़ आपका कैंसिल आउट, इसके साथ ये नंबर ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये नंबर ऊपर जाएंगे, तो F2 की वैल्यू जो वहाँ पर है ये नीचे आ जाएगी, इसका मतलब 48 ऊपर और 44 नीचे आ जाएगा। और अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये 1 2 आएगा और ये 1 1 आ जाएगा, यही ना, एंड दिस इज इक्वल टू 12/11, ये 12/11, ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब इस पार्ट्स में आपको ये चीज़ देखना है यहाँ पर कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है तो करेक्ट, 12/11। तो फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है, ये इसका फंडामेंटल है, ये इसका एप्लीकेशन सेक्शन है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट्स है, और ये दोनों का रेशियो, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस के जो लेवल है वो हैं जे एडवांस के लेवल का, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर है तब बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। ठीक से आप फंडामेंटल को क्लियर करके रखिए, ओके। एंड देन वन पार्ट और, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम इज, ये दे रखा है, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम की वैल्यूज कितनी है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों चीजें रिस्पेक्टिवली। इफ यू इंसिडेंट ए लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस वन, अब आपने इस सरफेस के ऊपर, जो आपका सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने एक लाइट डाली, ठीक है, और ये है 550
नैनोमीटर, एक है आपके पास सीजियम और दूसरा पार्ट है आपके पास यहाँ पर लिथियम। क्या है? लिथियम। इस दोनों पर ही आपने लाइट डाल दी, 550 नैनोमीटर की डाल दिया। ठीक है, अब इस सरफेस पे डालने के बाद इस दोनों का आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है आपने 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी दे रखी है आपने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या आपने उस पर डाला तो उसमें एमिट होनी चाहिए एमिट होगा या नहीं वो देखते हैं। अब दोनों की आपका वर्क फंक्शन इसका 1.9 और इसका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है और वेवलेंथ आपने ये दे रखी है सरफेस पर। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, सबका अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी आप उससे पोटेंशियल डिवाइड करते हो तो उसका अपना एक वर्क फंक्शन होता है WR, यही आपके पास ये वर्क। इतना एनर्जी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तभी एमिट करेगी, नहीं तो नहीं एमिट करेगी। तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जो एनर्जी है यहाँ पर, एनर्जी इक्वल टू वाट 1240 अपान वेवलेंथ। आप इसकी वैल्यूज पुट करो 1.40 अपान 550 नैनोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहा है डिवीजन का वो 2.25 है, 2.25। तो जो 2.25 है एनर्जी इसकी वेवलेंथ की, ये आपके पास ई लेमडा की जो वैल्यूज है वो 2.25 है और इससे लेस देन है 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे ग्रेटर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कहानी, जो उससे जो आपने गिवन एनर्जी है वो इससे ज़्यादा है तो ये सीजियम वाली एमिट कर जाएगी, ये वाली इस पे से एमिट कर जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन इसकी तो वैल्यू ज़्यादा है थ्रेशोल्ड की, जो थ्रेश 5 की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, 2.5 है, ये निकलने नहीं देगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये आपका नहीं, ये वाली इसको निकलने नहीं देगी, वो वाली इसको से निकल जाएगी। अब आपको देखना ये है कि क्या कह रहे हैं ये, लिथियम आयन वनली नो, इसमें से निकलेगा नहीं लिथियम से, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उससे जो गिवन एनर्जी वो कम है, निकलेगी नहीं, तो एब्जॉर्ब करेगा उसको। दूसरी कह रहा है सीजियम ओनली, ये वाली बात ठीक है। तीसरी कह रहा है नाइदर सीजियम नॉर लिथियम, ये गलत हो गई। बोथ नो, दोनों निकल नहीं सकते। ठीक है, दोनों में से कह रहे हैं कि किसी में से नहीं निकलेंगे, दोनों में से निकलेंगे, तो दोनों बात गलत है। अब इस दोनों में से एक ही में से निकल रहे हैं और इसमें से किसके निकल रहे हैं, सीजियम के, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, गिवन जो वेवलेंथ है उससे कम है, तो वो जाएगी, हीट करेगी और एनर्जी क्रिएट करके बाहर निकाल देगी। तो जो कंडीशन आपके पास है वो एनर्जी, गिवन एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन, मस्ट बी थ्रेशोल्ड। तो आपका आंसर 20 करेक्ट। नोट करके रख लो एक एक चीज को, आपको हर चीज मिल रही है, शॉर्ट ट्रिक भी दिया मैंने बीच में, कॉन्सेप्ट भी दिया मैंने आपको बीच में, लॉजिक भी दिया मैंने बीच में, कैलकुलेशन भी बीच दिया मैंने आपको, और सोल्यूशन का भी सबसे इजी तरीका जो है वो आपको डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, और स्टेप्स वाइज भी आपको बचाया जा रहा है। इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू इज द परमेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द फ्री स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट। तो डायमेंशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप सोलेनोइडल के ले लो, B इक्वल टू म्यू जीरो एन इंटू आई एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल और इंटू आई, ये होती। अगर आपको B अपान म्यू की बात करनी है तो इस केसेस में आप कह सकते हो आई बाई एल, एन तो नंबर है, उसका तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, तो डायमेंशन ऑफ B अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू आई का करंट, लेंथ का एम्पियर, एल का -1, ए का एम्पियर, ये डायमेंशन। ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है क्योंकि इसी से डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप देख सकते हो ये पहला नहीं है, नो, ये वाला आपका ठीक है, ये इनकरेक्ट है, और ये, तो ये आपका आंसर ठीक है। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल्स है, उसको आप पकड़ के रखोगे, क्योंकि सोलेनोइडल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से देखी जाती है, इसलिए जो स्मॉल एन होती है उसमें कैपिटल एन अपान स्मॉल एल होते हैं और उसके हिसाब से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इसी तरीके से जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो आगे की तरफ भी आपको देखना रहेगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ, ये देखिए, ये क्या है, एक रोटेशन का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है,
पूछा जा रहा है ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट पॉइंट O बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकली मोशन, ठीक है, सर्कुलर के लिए as shown in the figure. Initially, by the applying the horizontal velocity v naught, यहाँ पे इन्होंने कहा at the point A. एक दो पॉइंट्स आपके पास, एक पॉइंट आपके पास A यहाँ पर है, दूसरा आपके पास कह रहे हैं स्ट्रिंग बिकम द slack when the bob reach at the point T. The ratio of the kinetic energy of the bob at the point P and C. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो के बी अपान के सी, ये आपको चाहिए। अब इस बॉब के अंदर कुछ खास बात, जैसे कि अगर मैं इनिशियली बात करूं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू रूट में 5gl होती है, यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पास में इसके बीच में रूट में 3gl होती है, ठीक है, gl, और टॉप पोजीशन पे इसकी बात करता हूँ तो रूट में gl होती है। इस तरीके से ये तीन चीजें होती है। अब इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर यहाँ से, और ये पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी, निकालना कहाँ पर? इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस दोनों के साथ, और एंगल भी दे रखा है इन्होंने, 60 और 60 दोनों का एंगल दे रखा है। वो कहने बताओ इस पर, इस पॉइंट पर रेशियो और इस पॉइंट पर रेशियो क्या होगा? रोटेशन तो ये है और इसका पता है, इसके हिसाब से चला जाएगा। तो पहले पॉइंट ए पर, जो पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए पर आप क्या लिख सकते हो? इस पॉइंट पर 1/2 ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी बी पॉइंट का स्क्वायर एंड प्लस एम जी, ये कह सकते हो। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट से जो हम लिख रहे हैं, तो जो हम जाएंगे पी के पॉइंट तक ये जा सकते हैं। क्लियर? अब इस पॉइंट ए पर यहाँ पर जो वैल्यूज है उसके साथ क्या 5gl है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/2 ऑफ एम, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो आप कहोगे 5g इंटू एल, ठीक है, 5g इंटू एल, प्लस 1/2 एम वी का स्क्वायर एंड प्लस जो आपके पास यहाँ दे रखा है एम जी एल बाई, ठीक है, जो लेंथ है पूरी उसकी एल बाई 2 आ जाएगी। और इसी से आप जो ये पार्ट है, आप इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अगर आप निकाल दोगे तो यहाँ पर 2mg इंटू एल आएगा। इसको दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पॉइंट इक्वल टू, इसको आप इस साइड लाओगे, इसके साथ आप सॉल्व करोगे, 5/2 है और ये 1/2 है, तो दोनों ये 4/2 होगा तो 2mg आ जाएगा। तो पहला आप रिलेशन। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ पॉइंट सी पर, ठीक है, पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, पॉइंट ए की बात हो गई, पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी वैसे ही लिखोगे आप 1/2 एम बी सी का स्क्वायर इसको इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर लिख रहा हूँ मैं, इस पॉइंट्स पर, तो इस पॉइंट्स पे जब आपके पास आ रहा है तो 1/2 एम वी डी का स्क्वायर एंड प्लस एम जी एल बाई 2, ये है ना, कोई दिक्कत? इस पॉइंट सी पर मैंने इधर से लेके आया, इस साइड से लेके आया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये वाली एनर्जी के लिए। अब यहाँ पर क्या है, वी सी पॉइंट है, वी सी की जो पॉइंट गिवन है वही तो हमें सी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो आपको वी सी चाहिए तो एम डी, इसकी जगह पर क्या वैल्यू रखोगे? जी एल, 1/2 एम, यहाँ पर क्या आएगा? जी एल, यही ना, एन प्लस 1/2 एम जी एल, दोनों क्या आ जाएगा? एम जी एल आ जाएगा। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी पॉइंट। तो इस सी पॉइंट्स पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, अब इन दोनों का रेशियो चाहिए आपको के बी अपन के सी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, एंड दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ एम जी एल अपॉन एम जी एल, दिस इज इक्वल टू 2:1। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? तो फंडामेंटल है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ये वैल्यूज जो आप एक बार यहाँ से यहाँ तक जाइए और वहां से नीचे तक जाइए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली चलोगे आप सिंपली, तो आपके पास ये आंसर यहाँ पे करेक्ट।
बहुत फंडामेंटल रिलेशंस के साथ मैंने लिखा, विथ रीजन के साथ लिखा, बहुत साफ साफ क्लियर दिया आपको आंसर। आप यहां से इसके आंसर को क्लियर है। तो जितना फंडामेंटल आपका अच्छा होगा, जेई एडवांस मेंस सबके क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होंगे, उतना ही आसान होंगे आपके लिए। आइए एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है। मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी अच्छा ही था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे कह रहे हैं फॉर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल बैटरी, ठीक है, connected in parallel is smaller than either of the two EMF। तो इस केस, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि स्मॉलर मतलब आपके पास E1 है, E2 है, R1 है, R2 है, यही है ना, दो डिफरेंट बैटरी होंगे, EMF है उसके साथ रेजिस्टेंस है। तो जो रिजल्टेंट आपके पास होगा E इक्वल टू क्या होता है, E/R1 प्लस E/R2, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1/R1 प्लस 1/R2, यही है। और दिस इज इक्वल टू ई इक्वल टू क्या होगा, E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। तो ये जो रिजल्ट्स गिवन है प्रोडक्ट के साथ रिलेशन, ये मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। कह रहे हैं कि ये 2 EMF के साथ, अगर नॉन इक्विवेलेंट EMF है टू नॉन आइडेंटिकल बैटरीज का कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं तो उस केसेस में इनकी वैल्यू जो से कम होती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आपकी गलत बात है। इट मीन्स जो सम ऑफ दिस रिजल्ट है इज ग्रेटर देन जो आपके अलग अलग हैं फंक्शन ऑफ E1 और E2। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास इनकरेक्ट। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल बैटरी कनेक्टेड इन द पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ टू बैटरीज। तो ये बात हो सकती है किस केसेस में, क्योंकि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपान सम, ये होती है। तो ये सम करके प्रोडक्ट करोगे आप इसमें, तो ये वैल्यूज यहाँ पर ये करेक्ट हो सकती है अब टू बैटरीज के लिए, कि ये बात यहाँ पर ठीक है कि ये स्मॉलर होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट ये सम है, तो ये उसकी वैल्यूज आर इक्विवेलेंट हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल बैटरीज, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरीज, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकती है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो और दूसरा इनकरेक्ट हो। तो पहले केसेस में तो ये बात इनकरेक्ट हो गई, दूसरे वाले केसेस में ये बात करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन आपका बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें से आप कौन सा देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट आपका इसमें से इनकरेक्ट हो गया, पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दूसरी वाली बात सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपके अलग अलग रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो ये रिजल्ट आएगा। एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ फॉरवर्ड बाइस। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई बैटरी सॉरी डायोड्स कनेक्टेड हो इस तरीके से, ये पॉइंट्स आपका ए है VA और ये पॉइंट्स V, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसको आप एनोड बोल सकते हो, ये एनोड है। तो ये वैल्यूज जिसकी जिसकी ज़्यादा होगी, VA इज ग्रेटर देन VB, तो उसके लिए ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब देखते हैं टर्मिनल कहाँ पर है, ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव की वैल्यूज बड़ी है निगेटिव से 9, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस नहीं जाएगा। -10 छोटा होगा ना 0 से, तो ये वैल्यूज नहीं होगी। दूसरा पार्ट बी के साथ चलो, ए है आपके पास, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव की वैल्यू ये बड़ी है, ये है फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, पॉजिटिव की -10 है तो ये फॉरवर्ड वाइज है। सी सेक्शन में चलते हो, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, पॉजिटिव के 4 वोल्ट है और निगेटिव का 2 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड वाइज है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आपके पास ये दो केसेस हो गए, अब आपके पास ये आ गया, यहाँ पर देखो इस सीक्वेंस में ये है आपका निगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो निगेटिव वाली वैल्यूज ये क्या है, ग्रेटर है, ये एनोड की वैल्यूज क्या है, छोटी है, ये नहीं पॉसिबल होगा, ये ना डायरेक्शन चेंज कर रखा उन्होंने, ठीक है। एंड ई वाले ऑप्शन में आइए,
ये आपके पास है क्या नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या 0 है और यहाँ पर क्या 2 है, तो ये फॉरवर्ड वाइज होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन बी, सी और ई फॉरवर्ड वाइज में, और बाकी दो क्या रिवर्स वाइज। बस इतना ही देखना आपको। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, बी सी ई, बी सी ई इसमें नहीं है, बी सी इसमें नहीं है, बी सी ई ये ठीक ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इतनी बेसिक सी बात देखनी थी। ये एक तरीके से देखा जाए तो जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट ठीक है, आया हुआ पेपर में तो निकाल सकते हो बेसिक फंडामेंटल्स। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस गिवन है आपके पास वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको उसके हिसाब से ही सॉल्यूशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड, सी की वैल्यू दे रहा है, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, ओके, power supply. Now, the intermediate space between the plate is filled with a dielectric material of dielectric constant is K is equal to 2. Due to introduce the dielectric material, the extra charge and the change in the electrostatic energy in the capacitor respectively are. ठीक है, दो चीजें इन्होंने आपसे पूछ लिया कि चार्ज बता दो और इसका इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ रखा है। इट मीन्स इनको डी क्यू की वैल्यू चाहिए और साथ में डी यू की वैल्यू चाहिए, दो वैल्यूज इनको चाहिए भैया, या यू कह सकते हो, दोनों चीज़ें। तो अगर आप पास डायलेक्ट्रिक मटेरियल के केसेस में देखते हो यहाँ पर, तो बेसिकली सिंपल देखा जाए तो आप यही कह सकते हो डी क्यू इक्वल टू जो चेंज इन चार्जेस के फॉर्म में है वो आप कह सकते हो यहाँ पर सी के माइनस का 1 और इंटू वी, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू ऑफ 1 वी, ये है ना। तो इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्यू केवल सी इंटू वी के साथ डायमेंशनली लिखते हैं मैंने, ये रिजल्ट। तो ओवरऑल सी के वैल्यू देखा जाए, वी के वैल्यूज दे रखा है, ठीक है, और डायलेक्ट्रिक मटेरियल के वैल्यूज भी दे रखा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू 2 दे रखा है। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर, सी की वैल्यूज आपको पुट करना है कितना, 40 माइक्रोफैरेड और इंटू 1 और इंटू 100 वोल्ट। तो 3 जीरो यहाँ से आपके पास 4 और यहाँ पर 3, तो ये 10 टू द पावर माइनस का 6 और इंटू 10 टू द पावर 3, यही है ना, 3 कुलम, ये आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 कुलम, एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइक्रो। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने पूछी दो वैल्यूज है लेकिन हमारे पास जो डी क्यू की वैल्यू बचा वो है ही एक, देखो एक ही है बस, देख रहे हैं आप इसमें, ये जो वैल्यूज है इसके पीछे का लॉजिक देखो आप, यहाँ पर सिर्फ 4 एम सी एक ही है, बाकी एक 2 एम सी है, और यहाँ पर भी 8 एम सी है, और यहाँ पर भी 2 एम सी है। क्या आपको लगता है आगे कैलकुलेशन की नीड है? नो, आप यहीं से करके निकल जाते हैं, आपका 4 एम सी आ गया आंसर, ठीक है। बट आपके सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका भी सोल्यूशन कर देता हूँ, लेकिन मैं अगर होता इस ऑब्जेक्टिव इस एमसीक्यूज क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए अगर मैं करता तो मैं अगला स्टेप नहीं करता, बस मेरा आंसर यही था। तो चेंज इन जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का, उसका फार्मूला होता है 1/2 CV का स्क्वायर। ओवरऑल यही रिजल्ट, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आएगा। दोनों को जब सोल्यूशन करोगे ना, 1/2 C-V स्क्वायर माइनस का 1/2 CV स्क्वायर, माइनस का डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन के लिए 1/2 K-1 CV का स्क्वायर, ये आप सॉल्व करोगे तो 1/2 CV स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ के वैल्यू आप पुट कर दो 1/2 और इंटू सी की वैल्यू कितना आपके पास आया है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है भाई, 40 माइक्रोकुलम दिया हुआ है, ठीक है, 40 माइक्रोकुलम 10 टू द पावर माइनस का 6, और वी की वैल्यू कितना दे रखा है, ठीक है, माइक्रोकुलम, ओके। तो v की वैल्यू 100 दे रखा है, तो आप 4 टाइम्स कर दो ना इसको, 4 टाइम्स इस तरीके से, और इसको सॉल्व करिए, 1/2 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 2 माइनस का 2 आ गया, इसे डिवाइड कर दो 0.2 आ जाएगा। तो इसकी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन में इसके सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है,
इसी आंसर से ये ठीक है, और वो रिपीटेड नहीं है यहाँ पर कोई भी। अगर वो इस टर्म तक जाते कि नहीं इसकी वैल्यूज को रिपीट करा हुआ देन ओके, अदरवाइज इसके सोल्यूशन का पार्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ से सिर्फ चेक करो या वो था। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है आप, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो डिटेल्स सोल्यूशन चल रहे हैं, इस सोल्यूशंस के अंदर आपको फंडामेंटल भी देखने को मिल रहा है, बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो क्वेश्चंस बड़े हैं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम लोगों ने कैसे करा, शॉर्ट ट्रिक्स कर देते थे। और वो शॉर्ट ट्रिक का एक अपना फायदा है, बेनिफिट्स है, जिसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको सोल्यूशन करना चाहिए, और बेसिक फंडामेंटल के साथ ही इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। गिवन इज ए थीन कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, refractive index mu, and each side having radius of curvature r. One side is polished for a complete reflection. At what distance from the lens an object be placed on the optic axis so that the image gets formed on the object itself? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिस्टेंस पर, एट व्हाट distance from the lens an object be placed on the object axis so that the image gets formed on the object. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विथ कैलकुलेशंस के साथ जाना है आपको, इसके अकॉर्डिंगली इसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिलेशंस में किस तरीके से आगे चलना है, सबसे पहली बात यहाँ पर है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उन्होंने, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस दे रखा है, और आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस का की डिस्टेंस पर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो। तो बेसिक फंडामेंटल थिंग्स यही है कि आप इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन पे आप ये चीज़ कर सकते हो कि पावर का इक्विवेलेंट निकालो, पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2p, ठीक है, एक सिस्टम का, एंड p ऑफ मैग्नेटाइज। गिवन इज ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, refractive index mu, and each side have the radius of curvature r. One side is polished, ठीक है, polished for the complete reflection, ठीक है, complete reflection, one side इसका polished कर। तो इस केसेस में जो complete reflection है वहां का पास क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगी पावर, और बाकी जो आपके पास मीडियम का है उसकी अलग आ जाएगी। तो इस केस में आप कह सकते हो माइनस का 1f0 इक्वल टू, ठीक है, 2/f n प्लस 1/f ऑफ मीडियम, ये रिलेशन। तो दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ म्यू माइनस का 1/m, ठीक है, r माइनस का 2 माइनस का, ठीक है, इस वाले के मीडियम केसेस में माइनस का 2r लो, और उसके लिए प्लस का 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, 1/r 4 ऑफ म्यू माइनस 4 प्लस 2, ठीक है। तो माइनस का 1/f, माइनस का 1/f जो m के वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली आप निकालो f इक्विवेलेंट, ठीक है, f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r 4 म्यू माइनस का 2, ठीक है, एंड 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस का 1/r आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/r एंड 4 म्यू माइनस का 2, ठीक है। तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, यहाँ से 2 निकालो यहाँ से, ठीक है, और इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जब आपके पास लेंसेज गिवन है तो वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r/2 होगा।
तो r/2 के हिसाब से आप टिकाओ, तो यहाँ पर जो r की वैल्यूज आएगी, r की वैल्यू ट्वाइस ऑफ f इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ f इक्विवेलेंट। तो माइनस का 2 और r/4 का म्यू माइनस का 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का r/2 म्यू माइनस का 1, ठीक है। अगर इस तरीके से देखा जाए कि जो डिस्टेंस निकल के आया है वो माइनस का 2/2 म्यू माइनस का 1, तो इस केसेस में जो वैल्यूज है, ठीक है, वो 2 कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्वाइस था आपके पास ना, यहाँ से 2 कॉमन करके कैंसिल आउट किया, तो माइनस का r 2 म्यू माइनस का 1 आया, 2 म्यू माइनस का 1, ये रिजल्ट है। डी ऑप्शन आपका सारा है। तो क्वेश्चंस के अंदर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास गिवन r, ये r/2, ठीक है, इसीलिए जो इसकी f की वैल्यूज थी f इक्विवेलेंट और ट्वाइस ऑफ r, और एक साथ उन्होंने परफेक्टली उसको क्या किया, पॉलिश कर दिया है, इसीलिए ये जो पावर आपके पास है वो डबल हो गई प्लस मीडियम के साथ। तो r इक्विवेलेंट के साथ रिलेशन लगाइए और वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, टू सॉप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, टू बबल सॉप दे रखा है, रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, आर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the common surface in centimeter is, in centimeter each, ओके, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, कॉमन। तो कॉमन के लिए बहुत सिंपल होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस r1 माइनस r2, यही होगा ना। इफ r1 इज ग्रेटर देन r2, जो यहाँ पे वैल्यूज बड़ी होंगी, r1 इज ग्रेटर देन r2, ठीक है, r1 इज ग्रेटर देन r2। अब इस दोनों के वैल्यू पुट करना आपको, 2.4/4 माइनस का 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए का 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत बेसिक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं और आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन हैं, उनके साथ भी आप इनको इंजॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे हैं और इनका सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। आप इसके फंडामेंटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बेसिक फंडामेंटल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल भी यूज़ करिए, बेसिक भी। अब जेई मेंस के क्वेश्चन का ये कोई लेवल है, बच्चों वाला भी क्वेश्चन है, ये 9th का बच्चा भी कर सकता है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं जिनको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत पड़ सकती है। द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड ए पार्क कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विथ द help of his side view mirror, which is a convex mirror with its radius of curvature r is equal to 2 meter. Radius of curvature r is equal to 2 meter. Another car approaches him from behind with a uniform speed of 90 km per hour. When the car is at a distance, the distance of 20 meter from him, the magnitude of the acceleration of the image of the side view mirror is a. The value of 100a is, ठीक है, the value of 100a is, ये वैल्यूज। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो रिलेशंस गिवन है आपके साथ, उसी में आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 100a की वैल्यूज क्या होगी, एक्सेलेरेशन निकालो और 100a के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब इसका एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा।
तो जो गिवन क्वेश्चन है इसमें क्या क्या इन्होंने दे रखी है। ए द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर। ठीक है, हेल्प ऑफ साइड व्यू विच इज ए कन्वेक्स मिरर। अब फोकल लेंथ की बात आ रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आ रही है, इसी के हिसाब से आपको इनिशियल और फाइनल डिस्टेंसेस की बात आ रही है। तो जो वेरिएबल्स यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे आपके पास, एक u होगी, एक v होगी और एक f होगी, ये 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हीं 3 वेरिएबल्स के साथ आपको जो रिलेशन आता है यहाँ पर v इज इक्वल टू, ठीक है, यू एफ अपॉन u माइनस एफ। अब जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, जो वैल्यूज गिवन है आपका 24, उस 24 से आप इसको निकाल सकते हो। दिस इज इक्वल टू माइनस का 24 और इंटू 1 अपॉन माइनस का 24 माइनस का 1, एंड दिस इज इक्वल टू 24/25, 24/25। मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस का v/u एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन, ठीक है, 25 v की वैल्यू और माइनस का 24, यही ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1/25। ठीक है, अब आपके पास बेसिक फंडामेंटल जो रिलेशन है वो क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और यहाँ से जो v की वैल्यू है माइनस का m स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीफिकेशन के टर्म में अगर हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू इनिशियल एंड देन इसकी वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो आपकी वी नॉट की वैल्यू आएगी, वी नॉट, ठीक है, वी नॉट की वैल्यूज आपके पास है, अगर आपने इसको एज्यूम कर रखा है तो वहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो एम की वैल्यू आपके पास है, वी की वैल्यू आपके पास है, तो आप इस पर सॉल्व करके वी की वैल्यू निकाल लो एफ वी के लिए। ये दोनों वैल्यू है आपके पास, अगर वी नॉट एज्यूम कर लो इसको, ठीक है, इस दोनों को डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से कैंसिल होके एम की वैल्यूज 1/25/दिस वन, एम स्क्वायर है वो कैंसिल आउट होके आपके पास रिजल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो जो वी नॉट की डिस्टेंस है आपके पास कितनी है, माइनस का 1/25 का स्क्वायर और इंटू वी नॉट की वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है इन्होंने इसमें 25 माइनस का 25, एक रिजल्ट ये है। अब आपके पास बेसिक जो रिलेशन है वो तो ये है, बेसिक रिलेशन तो आपके पास ये है। अब टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तभी आप इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, टाइम के साथ इसको रिजल्ट करो तो डिफ्रेंशिएट करो आप इस इक्वेशन को, 1/v 1/u, ठीक है, और जो 1/f है वो फोकल लेंथ का, वो इसकी वैल्यूज फिक्स है। तो 1/v को अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो 1/v² विथ नेगेटिव साइड एंड dv/dt, तभी तो आपको मिलेगा। ठीक है, dv/dt, ये रिलेशन आपको यहाँ से मिल रहा है, एंड देन आपके पास ये जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, प्लस का 1/u² एंड डी u/dt और इक्वल टू 0। ठीक है, सो दैट जो आपके पास रिजल्ट है गिवन यहाँ पर इनिशियली, आप dv/dt के साथ बात करते हो वहाँ के हिसाब से भी, तो इसकी जो वैल्यूज है 1/v² की उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो dv/di इसकी जो वैल्यूज है आप इस एज्यूम कर लो vi, ठीक है, और du/dt को आप u0, ठीक है, तो इस हिसाब से आप चले जाओगे यहाँ पर
तो 2/v का क्यूब, ठीक है, एंड vi का स्क्वायर माइनस का 1/v², ठीक है, ai माइनस का 2/u का क्यूब, ठीक है, एंड v0 का स्क्वायर प्लस 1/u² एंड a0 = 0। ठीक है, ये आ गया। एक एक्सेलेरेशन चाहिए इसलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। यहाँ से आपको फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आया वो यहाँ से ये आएगा, आई की वैल्यू होगी 2/24 और इंटू माइनस का 24/25 इक्वल टू माइनस का 2/25 एंड देन 100 ai इक्वल टू ये आएगा 2/25 और इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू। तो ए आई की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से वो हम लोगों को अरेंज करके यहाँ से आपको पूरा निकालना होगा। और ए आई की वैल्यूज़ के लिए इसको जब सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपका ए आई की 100 टाइम्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, बस बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने से थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है इसलिए मैंने कैलकुलेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया, पहले से कैलकुलेट करके आपको दे दिया। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है आपके पास दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, दो चीज़ें आपकी पैरेलल में, दो चीज़ें आपके रेजिस्टेंस में। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर, ये है 1, 2 and 3। Three conductions of same length having thermal conductivity K1 and K2, K1 and K2 and K3 are connected as shown in the figure. Area of cross sections of first and second conductors are same, and for the third conductor is double of the first conductor. ठीक है, the temperature are given in the figure. In steady state conditions the value of theta is, आपको थीटा ही बताना है। ठीक है, तो इस केस में आप अगर एज्यूम कर लो इस तरीके से कि यहाँ पर एक टर्मिनल आपके पास गिवन है जिसकी 100 सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इस केसेस में आपके पास ये रेजिस्टेंस है और ये चीज़ आपके पास ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस दोनों केसेस में आपके पास 100 है और यहाँ पर आपका 0 सेंटीग्रेड है और यहाँ पे थीटा सेंटीग्रेड है। ये टेम्परेचर इस टर्मिनल पे इनको चाहिए, इस पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर इसका टेम्परेचर चाहिए। ये आपके पास हो सकते हैं R1 हो जाए और ये आपके पास R2 आ जाए। ठीक है, और ये आपके पास R3 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो, 100 थीटा एंड 0। तो थीटा वाला टर्मिनल यहाँ पर आपके पास है, वो इसकी वैल्यूज़ है और ये 0 है और ये 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो R1 इक्वल टू 2L/K1A। ठीक है, एंड R2 इक्वल टू 2L/K2A। ठीक है, और R3 की जो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, R3 इक्वल टू L/K1A। ठीक है, तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। दोनों इस तरीके से हैं पैरेलली और ये इसके साथ इस सीरीज में आ जाएगा। तो इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालते हो अगर R1 R2 के लिए, तो क्या करोगे आप, थीटा माइनस का 100 दिस माइनस का दिस। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा माइनस दिस इसकी बात कर रहे हैं, तो थीटा माइनस दिस अपान R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये पहले कंडीशन के लिए, एंड प्लस का थीटा माइनस 0, दूसरा वाला 0 है, अपान R3 और इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों के वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40। ठीक है, थीटा की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो आंसर इज 40 सेंटीग्रेड। ठीक है, बस आपको यही लगाना है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आपका 0 है। ठीक है, इस अरेंज को यूज करके, अरेंजमेंट को यूज करके आपको इसका सोल्यूशन करना है और थीटा की वैल्यू 40 आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपके पास एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो क्वेश्चंस गिवन है थोड़े से कैलकुलेटिव है, उसके हिसाब से आपको निकालना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू 1 kg particles A and B are given by vector R is equal to vector R A is equal to alpha 1 T square I plus alpha 2 TJ प्लस अल्फा 3 TK। ठीक है, एक रिजल्ट आपके पास ये है, मीटर में। ठीक है, आर बी इक्वल टू बीटा 1 TI प्लस बीटा 2 T स्क्वायर J प्लस बीटा 3 TK। ये दो रिजल्ट्स मीटर रिस्पेक्टिवली एट कॉन्स्टेंट T इक्वल टू 1 सेकेंड एंड ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ वी ए इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी एंड वेलोसिटी वी ए एंड वी बी ऑफ द पार्टिकल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, ये कह रहे हैं इसका ऑर्थोगोनल भी ईच अदर है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मास दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, पोजीशन दे रखा है और इसको वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी इज रूट में एल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल, रूट में एल की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो पोजीशन दे रखा है, वेलोसिटी का टर्म निकालना है और ये दोनों कह रहे हैं आर्थोगोनल भी है। तो आर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है कि वी ए डॉट ऑफ वी बी इक्वल टू 0। एक बात ये, दूसरी चीज इन्होंने खुद कहा है कि मॉड ऑफ वी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी का इक्वल टू, ये दो कंडीशन। तो पहले आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ से आपको ये निकालना पड़ेगा रिजल्ट्स कि आर की वैल्यू से वी निकालना है। तो वी ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 अल्फा 1 टी आई प्लस अल्फा 2 टी, ठीक है, अल्फा 2 टी। ठीक है, तो यहाँ पर जे अल्फा 2 में जब आप टी के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ अल्फा 2 बचेगा आपके पास, जे एन प्लस अल्फा 3 के, ये बचेगा। ये आपकी पहली वेलोसिटी मीटर में। एंड वेलोसिटी वी बी इक्वल टू वॉट, बीटा 1 टी है तो आपका पास बीटा 1 आई प्लस बीटा 2 2 बीटा 2 जे प्लस बीटा 3 के। 2 अल्फा 1, अब मैं ले रहा हूँ ये कंडीशन वी ए डॉट ऑफ वी वी इक्वल टू 0, ये कंडीशन ले रहा हूँ। तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो 2 बी अल्फा 1 एंड बीटा 1, ठीक है, एंड प्लस 2 अल्फा 2 और बीटा 2 प्लस अल्फा 3 बीटा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मॉड ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यूज को आप लीजिए। तो आपके पास ये जो कंडीशन गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन का मतलब रूट, तो आपके पास दिस 4 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर एंड प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर, यही ना, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर एन प्लस 4 बीटा 2 का स्क्वायर एन प्लस बीटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों का बैलेंस करवा, 4 अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर इक्वल टू बीटा 1 का स्क्वायर प्लस 4 बीटा 2 एन प्लस बीटा 3।
तो दो रिजल्ट मिल रहा है आपके पास, एक कंडीशन ये मिल रही है और दूसरी कंडीशन ये मिल रही है। तो इस और इस दोनों कंडीशन से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो अरेंजमेंट है आपके पास जो वैल्यूज़ का गिवन, और उसकी अकॉर्डिंगली आप देखो तो जो भी रिजल्ट आपके पास कंपटीशन के फॉर्म में आ रहा है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए इस रिजल्ट से एंगुलर मोमेंटम, तो L इक्वल टू मास ऑफ दिस वन, ठीक है, मास ऑफ ए एंड वेक्टर आर ए बी, ठीक है, ए बी क्रॉस ऑफ वेक्टर वी, ठीक है, बस यही दोनों सॉल्यूशंस आपको निकाल देने। तो आर ए बी के साथ जो रिजल्ट आपके पास गिवन आएगा वो इस दोनों के साथ जब आप निकालोगे इस दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। ओके, जैसे इस दोनों कंडीशन में डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, जितने भी वैल्यूज गिवन है, अब टी की वैल्यूज 1 पुट करना है, तो टी की वैल्यू जब 1 पुट करोगे आप यहाँ पर 1 सेकेंड दिस रिजल्ट्स में, एंड देन आफ्टर वेलोसिटी ऑफ द टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो टी की वैल्यू 1 पुट करने के साथ ही यहाँ पर जो रिजल्ट्स में आपके पास आ रहे हैं ना, यहाँ पर जैसे ये वी डॉट वी भी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू टी है, तो टी की वैल्यू 1 पुट किया, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे टी है नहीं, यहाँ पर टी है नहीं, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, टी इक्वल टू 1 भी है। ऐसे ही आपने जब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे जब स्क्वायर किया है तो यहाँ पर भी इन्होंने पे क्या है, टी की वैल्यू 1 पुट किया है, तो ये दो रिलेशन यहाँ पर आ रहे हैं। अब आर ए बी चाहिए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इस दोनों के वैल्यूज का डिफरेंस चाहिए, आर ए बी इक्वल टू दिस वन, तो बीटा माइनस वन, तो बीटा वन माइनस अल्फा वन, ठीक है, और टी की वैल्यूज भी साथ में, टी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो इस दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई, दिस वन आई कंपोनेंट एन प्लस, इसके साथ आपके पास आ जाएंगी यहाँ पर बीटा टू माइनस अल्फा टू, ठीक है, जे कंपोनेंट, एन प्लस तीसरे वाले में आपके पास आ जाएगा बीटा थ्री माइनस अल्फा थ्री के कंपोनेंट, ठीक है, ये आपके पास आर ए बी आ जाएगा, आर ए बी आ गया और आपके पास वी ए बी आ गया, ये रिजल्ट, ठीक है, आर बी भी आ गया। अब यहाँ पर इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में इसके वैल्यूज पुट करना है आपको, तो मास तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, मास की ऑलरेडी वैल्यूज है यहाँ पर, और आर ए बी आपको मिल गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप लेके यहाँ पर पुट करो। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में जब इसको पुट करते हैं एम ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर ए बी की जो वैल्यूज आपके पास गिवन है यहाँ से आपके पास आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यूज अल्फा और बीटा की यहाँ के सोल्यूशन से हमारे पास क्या आएगी, 1 1 आ जाती है, ठीक है। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, इनकी वैल्यूज, एंड बीटा वन एंड बीटा टू एंड बीटा थ्री, इनकी वैल्यूज है। ये जो आपका इक्वेशन बने हैं दो, एक वाले ये और ये दो इक्वेशन, इन दोनों के इक्वेशन को यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपके पास इन दोनों की अल्फा वन अल्फा टू की और बीटा वन बीटा बीटा टू की, इन दोनों की वैल्यूज आपके पास मिल जाएगी माइनस का 1/4, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो अल्फा वन और अल्फा टू की, एंड देन आप इसके जो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर गिवन है इसके सॉल्यूशंस के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में आप पाओगे, तो यहाँ पे आपके वैल्यूज आ जाएगी आई जे और के, एंड देन माइनस का 1 2 3 2 1 एंड 2, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आई प्लस का 8, ठीक है, 8 जे और माइनस का 5, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मुझको एल की जो वैल्यूज आ रही है वहाँ पर, जब भी आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लोगे तो आप यही तो आएगा 1 प्लस 64 एन प्लस 25, तो 6 और दिस इज 90, तो रूट में 90 के वैल्यूज किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स याद है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आंसर इन्होंने एल की वैल्यू पूछ रखा है रूट के फॉर्म में, रूट में यहाँ पर क्या आएगी, इसकी जो एल की वैल्यूज है वैल्यू ऑफ एल क्या 90 आ जाएगी। अब थोड़े से इसमें कैलकुलेशंस में आपको पास पोजीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है ऑर्थोगोनल की, ये दोनों कंडीशन की यूज़ करके आप अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल लोगे, तो यहाँ पर रखने के बाद इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आसानी हो जाएगा, यहाँ से भी वी की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ से आर ए बी की वैल्यू भी आ जाएगी, इस दोनों की वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनेगा। तो आर ए बी की जगह पर जो ये डिफरेंस है वो क्या है, माइनस का 1 है,
इसका मतलब क्या, 1 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, इसकी वैल्यूज 2 आई है, इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 0, ठीक है। और इसके केसेस में आपके पास 3 की वैल्यू है, 3 आ गई है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट इसके पास आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आएगा, 3, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आएगा 1, 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस कंडीशन में माइनस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, ये रिजल्ट है इन तीनों डिफरेंसेस की। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, ये यहाँ से आती हैं अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी ये 1 और ये 2, ठीक है, 2 और 1, और उसकी जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है 1 1 है, और इसकी कितनी वैल्यूज़ है, 0। तो ये रिजल्ट, तो अल्फा बीटा की इस वैल्यूज़ के सोल्यूशन के बाद वो कंडीशन आपको निकालना है। थोड़ा सा स्पेस की कम थी, अदरवाइज इसको भी सोल्यूशन करता मैं, पर ठीक है। ओवरऑल आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही आ जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 एंगल, एट एन एंगल ऑफ 30 from horizontal at a speed of 60 meter per second. The height traversed by the particle in the first second is h naught, and height traversed in the, ठीक है, in the last second before it reaches the maximum height is h1, the ratio of h naught into h1। तो दो चीज़ें आपके पास दिख रही हैं, h नॉट है और इसके पास h1 है। दो एंगल देख रखी है 30, और यहाँ पर एक स्पीड दे रखा है आपके पास, थीटा के वैल्यू कितना देखा, 30 एंगल्स, और जो स्पीड आपको दे रखा है वो 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट हाफ, और एच नॉट एंड हाइट ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट द रीच एट द मैक्सिमम हाइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपकी इस कंडीशन पे इसको आप सॉल्व करेंगे, तो पहली कंडीशन जो आपके पास S1 गिवन है, वहाँ के लिए आप बहुत बेसिक फंडामेंटल यूज़ कर सकते हैं। आप एक इस तरीके का एंगल देख लीजिए, ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। इस वाली इसकी बात कर रहे हैं, ये आपके पास वेलोसिटी के साथ है 60 साइन 30, ओके। और ये कंपोनेंट कितना आपके पास 60 है, इसका एक कंपोनेंट है यहाँ पर। तो इसके लिए आपका जो S1 आएगा, पहला जो डिस्टेंस है वो 30 इंटू 1 UT माइनस हाफ GT और इंटू 1, ठीक है। फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो आपके पास H या S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंगली जो S1 की वैल्यूज है हमने यहाँ पे पुट करके निकाल लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 25, ठीक है। एंड सिमिलरली S2 जो आप निकालोगे इसके लिए, वो आपके पास 30 प्लस माइनस का 10/2, ठीक है, माइनस का 10/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस का 1, ये है आपके पास S इक्वल टू U प्लस, ठीक है, G/2 एंड 2T माइनस का 1, ये है ना, ये रिलेशन से हम इसको सॉल्व करें, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो S1 अपान S2 का रिलेशन चाहिए आपको, S1 अपान S2 का रिलेशन चाहिए। तो S1 कितना आपके पास है 25, और S2 की वैल्यू कितनी है 5, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर आपके पास आ गया 5। तो ये आंसर, तो भाई बेसिक फंडामेंटल यूज करना है, और अच्छे तरीके से दो रिलेशन आपको यूज करना है, दिस एंड दिस। पहले और दूसरे कंडीशन का एंगल दे रखा है, वर्टिकल एक्सिस दे रखी है, और ये रिजल्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये सेशन पूरा ही कंप्लीट सेशन है, और कंप्लीट सेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंडामेंटल, सारे फार्मूले इक्वेशंस के साथ इसके सोल्यूशन किए गए, बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक भी दी गई, बीच बीच से लॉजिक भी दिया गया कि कहाँ से आपको सोल्यूशन सेव करना है, कहाँ से बचाना है। और उसी तरीके से ये भी है कि आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि सारे फार्मूले आपके सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इस सेशन में यही था। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।